विक्रांत के जेल से भागने के बाद पूरा मुंबई हाई अलर्ट पर था। आरवी ने अपने सभी लोगों को एक ही आदेश दिया, अदिति की सुरक्षा में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदिति को यह पसंद नहीं था। वह आरवीर के कमरे में गई और बोली, मैं कोई कैदी नहीं हूँ। आरवीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जब तक विक्रांत जिंदा है तुम सुरक्षित नहीं हो, और अगर मैं तुम्हारी बात न मानूं। आरवीर पहली बार उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तो मैं खुद तुम्हारे पीछे चलूंगा। अदिति मुस्कुराई, तुम हर बात आदेश की तरह क्यों कहते हो? आरवीर ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि डर लगता है कहीं तुम्हें खो न दूं। अदिति कुछ पल चुप रही। उसने पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अब मैं अकेली नहीं हूँ और तुम भी नहीं। उसी समय मेंशन के बाहर जोरदार धमाका हुआ। गार्ड भागते हुए अंदर आए। बॉस, विक्रांत ने शहर के 3 अलग-अलग ठिकानों पर हमला कर दिया है। आरवीर समझ गया, यह हमला उसे बाहर निकालने के लिए था। लेकिन तभी कबीर का फोन बजा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बॉस, अदिति के पापा का अपहरण हो गया है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अदिति के हाथ कांपने लगे। आरवीर ने सिर्फ इतना कहा, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। रात के अंधेरे में आरवीर और उसकी टीम पुराने शिपयार्ड पहुंचे। वहीं विक्रांत ने अदिति के पिता को बंधक बना रखा था। विक्रांत ऊंचे कंटेनर पर खड़ा हंस रहा था। आ गया तू, मुझे पता था। आरवीर ने शांत आवाज में कहा, उन्हें छोड़ दो। विक्रांत हंसा, इतनी आसानी से नहीं। उसने एक रिमोट उठाया। पूरे शिपयार्ड में बम लगे हैं। अगर मुझे गोली लगी तो सब उड़ जाएंगे। कबीर घबरा गया, लेकिन आरवीर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसी समय अदिति भी वहां पहुंच गई। वह छिपकर सब देख रही थी। विक्रांत ने उसे देख लिया। बहुत अच्छा, अब खेल पूरा हुआ। उसने बंदूक सीधे अदिति की तरफ तान दी। आरवीर जोर से चिल्लाया, अदिति नीचे। गोली चली, लेकिन अदिति झुक गई। आरवीर बिजली की रफ्तार से विक्रांत तक पहुंचा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। मुक्के, लातें, लोहे की चेन, पूरा शिपयार्ड उनकी लड़ाई से गूंज उठा। आखिरकार आरवीर ने विक्रांत को जमीन पर गिरा दिया। उसने बंदूक उठाई और विक्रांत के सिर पर तान दी। विक्रांत हंसने लगा, मार दे, तू भी मेरी तरह बन जाएगा। आरवीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बंदूक नीचे कर दी। मेरी माँ ने मुझे इंसान बनना सिखाया था, राक्षस नहीं। उसी समय पुलिस पहुंच गई। विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया। अदिति दौड़कर आरवीर के पास आई। इस बार उसने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। आरवीर पहले कुछ पल बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने भी धीरे से उसे अपने करीब कर लिया। उसकी जिंदगी में पहली बार बंदूक से ज्यादा किसी की मुस्कान की कीमत थी। विक्रांत की गिरफ्तारी को 1 महीना हो चुका था। मुंबई में पहली बार शांति थी। आरवीर ने अपने सभी लोगों की मीटिंग बुलाई। पूरे हॉल में सन्नाटा था। करीब 200 लोग उसकी एक आवाज का इंतजार कर रहे थे। आरवीर अपनी कुर्सी से उठा और बोला, आज से राठौर सिंडिकेट का गैर-कानूनी कारोबार हमेशा के लिए बंद होगा। पूरा हॉल हैरान रह गया। कई लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कबीर ने भी चौंककर आरवीर की तरफ देखा। बॉस, आपने क्या कहा? आरवीर ने दोबारा कहा, अब से कोई हथियारों की तस्करी नहीं, कोई वसूली नहीं, कोई गैरकानूनी काम नहीं। जो मेरे साथ रहना चाहता है उसे ईमानदारी से काम करना होगा। कुछ लोगों ने ताली बजाई, लेकिन कुछ चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मीटिंग खत्म होते ही कबीर आरवीर के पास आया। बॉस, लोग आपको छोड़ देंगे। आरवीर मुस्कुराया, जो सिर्फ डर की वजह से साथ हैं उनका जाना ही बेहतर है। लेकिन
आरवीर को नहीं पता था कि उसी रात कबीर किसी और से मिलने वाला है। रात के 2 बजे शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कबीर उतरा। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीमे से कहा, काम हुआ? कबीर बोला, आरवीर अपराध की दुनिया छोड़ना चाहता है। वह आदमी हंसा, तो समय आ गया है नया बादशाह बनने का। कबीर ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, मैं आपके साथ हूँ। अगले दिन आरवीर ने अदिति को फोन किया, शाम को 6 बजे तैयार रहना। अदिति ने पूछा, कहाँ जाना है? आरवीर बोला, सरप्राइज। शाम ठीक 6 बजे आरवीर खुद उसे लेने पहुंचा। लेकिन इस बार ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई हथियार, ना कोई काफिला, सिर्फ वह और उसकी काली कार। अदिति मुस्कुराकर बोली, आज इतने शांत कैसे हो? आरवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज माफिया नहीं, सिर्फ आरवीर आया है। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। सूरज डूब रहा था। हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर तक दोनों बिना बोले लहरों को देखते रहे। फिर आरवीर ने जेब से एक छोटा सा चांदी का कंगन निकाला। यह बहुत महंगा नहीं है, लेकिन पहली चीज है जो मैंने किसी के लिए अपने मन से खरीदी है। अदिति ने कंगन लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तुम बदल रहे हो। आरवीर मुस्कुराया, शायद क्योंकि पहली बार कोई मिला है जिसके साथ मैं अपनी असली जिंदगी जीना चाहता हूँ। उसी पल दूर पहाड़ी पर एक स्नाइपर ने अपनी राइफल का निशाना आरवीर पर साध लिया। उसने वायरलेस पर कहा, टारगेट लॉक। लेकिन उसे नहीं पता था कोई और भी उसे देख रहा था। और अगले ही पल थाएं एक गोली चली। लेकिन इस बार निशाना कौन बना? स्नाइपर, आरवीर या कोई तीसरा? दाएं। गोली की आवाज समुद्र किनारे गूंज उठी। आरवीर ने एक झटके में अदिति को अपनी तरफ खींच लिया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई और पीछे पत्थर से टकरा गई। आरवीर अदिति घबरा गई, लेकिन आरवीर की नजर गोली पर नहीं थी। वह सीधे उस पहाड़ी की तरफ देख रहा था जहां से फायर हुआ था। कबीर। कुछ ही सेकंड में कबीर और बाकी लोग वहां पहुंच गए, लेकिन स्नाइपर गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ एक काला शतरंज था। राजा किंग चेस पीस पड़ा था। आरवीर ने उसे उठाया। उसका चेहरा पहली बार सचमुच बदल गया। अदिति ने पूछा, ये क्या है? आरवीर ने धीमे से कहा, ये उसकी निशानी है। किसकी? जैद मिर्जा। कबीर ने हैरानी से आरवीर की तरफ देखा, जैसे उसने किसी ऐसे नाम का जिक्र सुन लिया हो जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसी रात दुबई की 120वीं मंजिल पर बने एक शानदार पेंट हाउस में एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। काले सूट में, लंबा, बेहद हैंडसम, लेकिन चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक। उसकी उंगलियों में एक चेस का काला राजा घूम रहा था। वह मुस्कुराया, आरवीर, 5 साल बाद भी तुम जिंदा हो? उसके पीछे खड़े आदमी ने पूछा, सर, अगला आदेश। जैद ने बिना मुड़े कहा, आरवीर को मारना आसान है, उसका दिल तोड़ो। उसने मेज पर अदिति की तस्वीर रखी। युद्ध अब बंदूकों से नहीं, भावनाओं से होगा। दूर मुंबई में अदिति को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब ऐसे इंसान की नज़र में आ चुकी है जो हर चाल शतरंज की तरह चलता है। और आरवीर, उसे पता था कि इस बार लड़ाई सिर्फ अंडरवर्ल्ड की नहीं होगी। इस बार दांव पर होगा उसका प्यार।